तो अब हिंदी में हम देख लेते हैं कि हिंदी में हम क्या पढ़ के और कितना पढ़ के हम मैक्सिमम मार्क्स को जो है अर्जित कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से बताया जाएगा कि क्या सर्वाधिक महत्व का है, सर्वाधिक महत्व से कम महत्व की ओर, ताकि आपको ये भी पता रहे कि अगर आपने कुछ चीज छोड़ भी दी इसमें तो आप जो है ऐसी चीजें छोड़ें जो कम महत्व की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे ऐसे जो एक महीने बाद एग्जाम है, तो आप तब आपने ये वीडियो देखा है ना, तो उस समय आप क्या करेंगे कि आप सर्वाधिक महत्व को पहले रखेंगे और फिर कम महत्व की ओर जाएंगे। वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि आप क्या, क्योंकि मेरे पास और वो एनालिसिस किया हुआ है कि आयोग मैक्सिमम क्वेश्चंस का कितनी बार, क्योंकि 2 पेपर हुए हैं तो दोनों पेपर में उन्होंने जिस एरिया से ज्यादा प्रश्न पूछे हैं उस हिसाब से डिसाइड। अब मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो चीज थोड़ा सा ये है कि अगर मानिए कि आपका एग्जाम मानिए अगर जून में है और आप ये वीडियो मई में देखते हैं, तो आप उस केस में ये कीजिएगा कि आपको फिर पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ फिर उस समय उस केस में एमसीक्यूज ही करने। एमसीक्यूज का मतलब समझ रहे हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, फिर आप सिर्फ प्रश्न उठाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि जब आपने इस फॉर्म को, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जब आपने फॉर्म भरा है तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक ज्ञान होगा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। वैसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक ज्ञान नहीं है और आपने भर दिया और फिर आप सोच रहे हैं तो हो जाएगा, तो तब नहीं हो पाएगा। बेसिक बेसिक ज्ञान हो और आप किसी वजह से तैयारी न कर पाए हो तरीके से, तो आप सिर्फ अगर और 1 महीना 1.5 महीना बचा हो तो आप सिर्फ प्रश्न लगाएं उस समय पे। तो जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि प्रश्न आपको कैसे लगाने हैं। प्रश्न आपको ऐसे लगाने हैं, आपको कम से कम, जो चलिए मैं यही कर देता हूँ, आपको कम, इधर डाल देता हूँ इसको, आपको कम से कम जो है 1000 जो एमसीक्यूज हैं, मतलब 1000 एमसीक्यूज इसके करने हैं। अब वो एमसीक्यूज भी आप ऐसे नहीं करेंगे, ये एमसीक्यूज भी आप जो है या तो तब तक ये कार्य किया जा सकता है कि हम जो है यहीं पर एक प्रकार का प्रश्न बैंक बना लें और प्रश्न बैंक आप तक आ जाए और आप उसको ही लगा लें, है ना। 1000 एमसीक्यूज आप इसके करेंगे और दूसरा आप जो है 1500 एमसीक्यूज आप इसके करेंगे, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और यूके स्पेशल्स के भी 1500 क्वेश्चंस आप कर लेंगे जब आपके पास समय नहीं है, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है। और ये एमसीक्यूज आपको कैसे मिल सकता है, ये एमसीक्यूज आपको, अगर आप फिर भी यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है जो बुक्स आती हैं मार्केट में, जैसे वन लाइनर बुक्स आती हैं, उनको लीजिए और उनसे प्रश्न अपना जो है सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। पर पढ़ना नहीं है फिर, क्योंकि आप फिर पढ़ने के उसमें जाएंगे तो आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है फिर एंड स्टेज में हमारा जो है हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अब पढ़ें क्या पढ़ें, और हम पढ़ तो पूरा पाते नहीं है, सिलेबस पूरा कर नहीं पाते हैं, फिर हम कंफ्यूजिंग स्टेट में पेपर देते हैं और होता हमारा है नहीं। तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपको थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान है सारे सब्जेक्ट्स का और अगर पेपर के लिए बहुत कम समय बचा, किसी कारणवश आप तैयारी नहीं कर पाए तरीके से, तो आप सिर्फ जो है पेपर्स के क्वेश्चंस लीजिए। 1000 क्वेश्चन आप लगाइए हिंदी के, क्योंकि 20 नंबर की है। 1500 क्वेश्चन आप लगाइए जनरल नॉलेज के, और 1500 क्वेश्चन आप लगाइए यूके स्पेशल के। इतने प्रश्न आप करके जाएंगे और वो भी आप आयोग की लाइन पे लगाएंगे। आयोग की लाइन पे मतलब जो, अगर आपके पास सही वित्तीय, अगर आपका जो पृष्ठभूमि अच्छी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर थोड़ा कम उसके हैं तो आप जो है वन लाइनर खरीद लीजिए मार्केट से और उनके वो सारे प्रश्न लगा लीजिए। बस प्रश्न कर रहे हैं, पढ़ना नहीं है आपको। और अगर आपके पास थोड़ा समय 6-8 महीने का समय है, या जैसे अभी ये नोटिफिकेशन आना है अब और उसके बाद एग्जाम होगा, तो आपके पास एक संभवतः एक अच्छा समय है, उस समय का आप यूटिलाइजेशन करें और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ कि हिंदी में आप सर्वाधिक महत्व से कम महत्व की ओर पढ़ना स्टार्ट करें। और एक चीज और, किसी भी संस्थान की या कोई भी ऐसी प्रकार की भ्रांतियों से बचें कि आपको सिर्फ ये किताब पढ़ेंगे तो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप सर्वाधिक महत्व में आप देखें कि अगर कोई चीज़ है तो वो आपको कहाँ से अच्छी मिल सकती है, आप वहाँ से करें। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम जो है ये जो हमारी टीम है वो हम खुद, जब आप प्रिपरेशन में है तो हम लोगों के कुछ नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स को हम एक जो है कंपाइल करके आप तक पहुँचाएंगे। वो बिल्कुल आपको इसी हिसाब से होंगे कि क्या सर्वाधिक महत्व का है, क्या कम महत्व का है, उससे बने हुए होंगे। और आप सर्वाधिक महत्व की चीज़ों को पढ़ें और कम महत्व की ओर पढ़ते जाएं और बस आपका काम खत्म हो जाएगा। तो वो
ये वाली जो चीज़ है, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो नोट्स होंगे वो आपको यहीं से मिल पाएंगे, क्योंकि ये मार्केट में आपके पास इस तरीके से अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन हालांकि मैंने आपकी सहूलियत के लिए, अगर आप नहीं ले सकते यहाँ से, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कहीं बाहर से वन लाइनर की बुक जो है, वो जो उत्तराखंड वन लाइनर या उत्तराखंड स्पेशल कुछ बुक्स होती हैं, वो आप ले सकते हैं, या ग्रुप सी की कुछ स्पेशल बुक्स होती हैं, आप उनको लेके आगे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूँ कि हिंदी में सर्वाधिक महत्व से कम महत्व की ओर क्या आपके टॉपिक्स हैं, और मैं आपको इस चीज को सब्सटेंशिएट भी करूंगा। सब्सटेंशिएशन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? सब्सटेंशिएशन का मतलब होता है कि मैं प्रमाणित भी करूंगा इसको, कि ये प्रश्न जो, मतलब मैंने इसको सर्वाधिक महत्व का क्यों रखा है। तो जब आप प्रमाण देखेंगे तो आप प्रमाण के हिसाब से काम करेंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये गलत नहीं बोल रहे हैं। और वो प्रमाण आप जांच भी सकते हैं। आप जब उत्तराखंड आयोग का पेपर उठाएंगे, उसमें देखेंगे वो चीज़, तो आपको ये चीज़ जो है लगेगी, तो फिर आप जो है स्वतः संज्ञान ले लेंगे इस मुद्दे पर। तो हम आगे वो करते हैं कि आप सर्वाधिक महत्व में क्या क्या रखें। तो देखिए, ऐसा है, सर्वाधिक महत्व में जब पटवारी का एग्जाम आयोग लेता है, तो वो सर्वाधिक महत्व में हिंदी में पहले नंबर पर वो पर्यायवाची को रखता है। देखिए, थोड़ा सा आप जो है पर्यायवाची, पहले मैं लिख ही लेता हूँ पूरा का पूरा, ताकि आपको जो है फिर पर्यायवाची में ए है और दूसरा बी हो जाएगा विलोम शब्द। ये बहुत फेवरेट एरिया है आयोग का, जहां से वो प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है प्रत्यय। दूसरे नंबर पे आता है प्रत्यय। ये सब हिंदी के टॉपिक वो हैं। अगर आपको ये पास ये अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो आप जो है कृपया हमारी टीम को अवगत कराएं इस माध्यम से, इस जो है कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो पाए। लेकिन देखिए, इस प्रकार की चीज़ें जिसमें थोड़ा मेहनत हम लोगों की लगेगी, वो उस पर आप फाइनेंशियली आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर फाइनेंस का थोड़ा सा आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी टीम को भी कार्य करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो आप नहीं तो ये स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ के और पैसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, आपको जो है सिर्फ रिसोर्स को आपको प्रोड्यूस नहीं करना है, तो आप यहाँ पर कॉल करके अपना इस प्रकार की चीज़ें मंगवा सकते हैं, जो आपके पास आ सकती हैं, बाई पोस्ट आ सकती हैं, आप यहाँ यहीं आके खुद कलेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है आपके पास पर्यायवाची, प्रत्यय, और तीसरी चीज़ है संधि विच्छेद। और देखिए, अब क्या है, थोड़ा सा इसको मैं इधर बढ़ा देता हूँ। ये इस तरफ अब अगर हम देखेंगे तो संधि विच्छेद, चलिए इधर ही लिख देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे जब हम देखेंगे तो लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे। अभी मैंने आपको जो मैं लिख रहा हूं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने सर्वाधिक महत्व इसको क्यों दिया, दूसरे नंबर पे इसको क्यों दिया, इसको क्यों दिया, इसको क्यों दिया। तो आपको ये मैं सब्सटेंशिएट अभी इसके बाद जब पूरा लिख लूंगा फिर करूंगा। पांचवें नंबर पर आपका है लोकोक्ति मुहावरे के बाद संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम पे प्रश्न आएंगे। ये आपका, अगर आप सिलेबस भी नहीं देखते हैं और सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो भी बहुत है। लेकिन देखिए, सिलेबस अपने पास होना आवश्यक होता है। आप देखें सिलेबस को कि भाई ये सिलेबस के हिसाब से है भी या नहीं है, तो आप ये चेक कर सकते हैं खुद ही। दूसरा, आप सब्सटेंशिएट, मतलब जब मैं इसको प्रमाणित करूंगा कि ये मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी प्रश्नों को देख सकते हैं कि क्या इतने प्रश्न सही में आ रहे हैं आयोग में, तो आप वो देख सकते हैं। दूसरा, संज्ञा और सर्वनाम। छठवें नंबर पर आपके पास है शब्दवर्तनी। इसको मैं आगे लिख लेता हूं। इसमें दो पार्ट हैं, एक है शब्द और दूसरा है वाक्य। शब्द और वाक्य। शब्द में आपके पास होगा शब्द वर्तनी और शुद्धिकरण। वर्तनी और शुद्धिकरण, ये शब्द में आता है। और वाक्य में प्रकार वाक्य के, जैसे हमारे यहाँ सरल वाक्य, मिश्र वाक्य आपने पढ़े होंगे,
या शब्द वर्तनी में जो आपके शब्द होते हैं ना, योग रूढ़ शब्द हो गया और इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो हैं। हालांकि जैसे पर्यायवाची, आपको पता है पर्यायवाची तो खैर ये हमने कक्षा 10 से ही हम लोग स्टार्ट में, विलोम शब्द, प्रत्यय जो हमारे आगे, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता है कि आगे जो शब्दों के आगे जुड़ के जो एक नया प्रकार देते हैं, नया अर्थ दे देते हैं शब्दों को, प्रत्यय उपसर्ग। लेकिन इसमें देखिए मैंने आपको लिखा भी है, मैंने इसमें उपसर्ग नहीं लिखा है, तो प्रत्यय प्रत्यय, इसका मतलब आयोग उपसर्ग पे कम प्रत्यय पे ज्यादा ध्यान देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उपसर्ग पे ध्यान नहीं दे सकता, दे सकता है, लेकिन उसकी टेंडेंसी प्रत्यय पे ज्यादा ध्यान देने की है। तो मेरा काम आपको यहाँ ये बताना है कि क्या कम से कम पढ़ के आप मैक्सिमम अंक हासिल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज चेंज नहीं होती, चेंज तो कुछ भी हो सकता है देखिए, है ना। तो अब लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारी चीजों में से अब पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व में से क्या चीजें जो है, जो बेसिक बेसिक चीजें, जब उनको अलग करने के लिए बोला जाएगा तो वही ये बेसिक चीजें जो मैंने अलग करके आपको दे दी है। ठीक है, अब आपके पास वाक्य प्रकार हो गए, इसको आगे बढ़ाते हैं। वाक्य प्रकार के बाद आपके पास 7वें नंबर पे प्रश्न आता है। 7वें नंबर पर जो भी होगा वो आपका जनसंचार पे क्वेश्चन आएगा कि जनसंचार का माध्यम क्या है। ठीक है, और कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटरीकरण से पे आधारित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर विराम प्रयोग, अलंकार, कंप्यूटरीकरण में भी हिंदी का कंप्यूटरीकरण की बात हो रही है। ठीक है, 8वें नंबर पर आपका विराम प्रयोग, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ये पूछते हैं वो। ठीक है, और आपका अलंकार। ठीक है, अलंकार और रचना एवं रचनाकार, ये अंत में है। तो अंत में हम डाल देते हैं रचना एवं रचनाकार, रचना एवं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये 10 हैं। अब इन 10 में से अब अगर आप देखेंगे, अब मैं आपको ये सब्सटेंशिएट करता हूं कि क्यों मैंने इनको महत्व के हिसाब से, मतलब सर्वाधिक महत्व से कम महत्व की ओर रखा है। तो अब आप प्रश्नों के बेसिस पे देखिए, आयोग ने जनरली पर्यायवाची और विलोम शब्द से, पर्यायवाची और विलोम शब्द से वो 4 से 5 प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब देखिएगा 20 प्रश्न पूछता है ना, तो किसी पेपर में वो 20 प्रश्न में से कहां सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है? पहले नंबर पर वो कर रहा है पर्यायवाची, विलोम शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द, 4 से 5 प्रश्न। दूसरे नंबर पर वो फोकस कर रहा है, प्रत्यय पर। इसमें आपके 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न। यहां पर आप थोड़ा सा करेक्ट ये भी कर सकते हैं कि यहां पर प्रत्यय के साथ उपसर्ग भी डाल दीजिएगा, कि प्रत्यय नहीं उपसर्ग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रत्यय से ले लेता है। मतलब अगर 3 प्रश्न है तो 1 प्रश्न उपसर्ग से ले लेगा, 2 प्रश्न प्रत्यय से ले लेगा। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना होगा तो प्रत्यय से पूछ रहा है, अगर 2 प्रश्न पूछने हैं तो भी प्रत्यय से पूछा, 3 है तो 1 यहाँ उपसर्ग से कर रहा है वो। ठीक है, संधि विच्छेद से 2 प्रश्न। ठीक है, फिर लोकोक्ति और मुहावरे से वो पूछता है 2 से 3 प्रश्न। अब आप ये खुद देखिएगा कि प्रश्नों का कहां से कितना सीक्वेंस बन रहा है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे या कई ऐसे कोचिंग इंडस्ट्रीज होंगे, वो सिर्फ आपको लोकोक्ति और मुहावरे ही पढ़ा रहे हैं पूरे दिन, 3-3 4-4 दिन, लेकिन प्रश्न कितने आ रहे हैं? 2 से 3। ठीक है, कई ऐसे कोचिंग इंडस्ट्रीज है जो अपना टाइम देती है उनको पढ़ाने के लिए, अपना जो है वो सिर्फ जो है आपका प्रत्यय और उपसर्ग ही पढ़ा रहे हैं 10-10 दिन, लेकिन प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं। और कितने प्रश्न आ रहे हैं यहाँ? यहाँ जो है ये भी मैंने ज्यादा लिख दिया, ये 1 से 2 प्रश्न है, बस 1 से 2 प्रश्न, है ना। तो अब ये समझना आपको आवश्यक होगा कि कौन आपको सही गाइडेंस दे रहा है ना। अब संज्ञा और सर्वनाम, इसमें 1-1 प्रश्न। अब कई जगह आप देखेंगे कि हिंदी के नाम पर जो है वो जो है 10-10 15-15 दिन तक जो है वो संज्ञा और सर्वनाम ही पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ठीक है, इसका मेरे पास कोई वो नहीं है, कोई मतलब एविडेंस, आप इसको अतएव ना लें और ना ही जो है इस चीज़ को इस प्रकार से लें कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है और ये मेरी सोच है। ठीक है, मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद मैंने तैयारी में इन सारी चीज़ों को फेस किया है, देखा है। अब देखिए 6वें नंबर पर जब आप देखेंगे तो शब्द वर्तनी से 2 से 3 प्रश्न,
और वाक्य से आपके पास जो है वो 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ लें और शब्द और वाक्य प्रकार को ही पढ़ के चले जाएं, तो आपके कम से कम 10 प्रश्न या 8 से 10 प्रश्न जो है वो आपके सही हो सकते हैं। तो अगर अब आप देखिए कि आपको जो है यहाँ उलझ के रहना है, यहाँ उलझ के रहना है, या सिर्फ ऐसे पोटेंशियल एरियाज को देखना है जहां पर आप कम से कम पढ़ के अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वाक्य के प्रकार मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वाक्य के प्रकार सरल, मिश्र और जो है संयुक्त वाक्य। शब्दों का मैं बता चुका हूँ, योग रूढ़ शब्द और इस प्रकार रूढ़ शब्द। तो इन सबको आप बेसिक डेफिनेशन क्या होती हैं ये सारी की सारी, है ना, तो आप इन सबको देख सकते हैं। नहीं तो आप एक बार अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं मिल पा रहा है या इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नई चीज़ें हो पा रही हैं, तो आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिर आपका जनसंचार और हिंदी कंप्यूटरीकरण जो आगे आने वाला है, इसमें आ रहे हैं 2 से 3 प्रश्न। 2 प्रश्न, 2 से 3 नहीं, सिर्फ 2 प्रश्न जो है, अगर एक जनसंचार का आ जाएगा और एक हिंदी कंप्यूटरीकरण का आ जाएगा। तो अब आप जनसंचार में उलझ के रह गए, वहां से सिर्फ एक प्रश्न आ रहा है, तो ये जानना अति आवश्यक है। विराम चिन्ह से जो है वो 1 से 2 प्रश्न जो है वो विराम चिन्ह से भी आ रहा है। एक प्रश्न विराम चिन्ह से आ रहा है, एक प्रश्न अलंकार से आ रहा है। तो आपको अलंकार को भी जो है वो बहुत अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न आएगा, 1 से 2 प्रश्न, तो आप देख लें एक बार, आप खुद भी जो अभी आयोग के पेपर हुए हैं उनमें आप एक बार चेक करके देखिए क्या मैंने ये चीज़ जो आपको सब्सटेंशिएशन दिया है गलत दिया है या सही दिया है। अगर सही दिया है तो आप कृपया करके सिर्फ इसको फॉलो करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। अच्छा, अलंकार के बाद देखिए रचना के जो प्रकार हैं इसमें 2 प्रश्न आते हैं। अब लेकिन ये बहुत बड़ी है, इसमें रचना और रचनाकारों में अगर आप देखेंगे तो इनके पास पूछने के लिए बहुत बड़ा जो है एरिया है। एक वास्ट एरिया से ये 2 प्रश्न बना सकते हैं। तो इसमें अगर आप लगे रहेंगे तो आपका जो है बाकी 18 प्रश्नों का जो है वो कुछ अता पता भी ऐसा हो सकता है कि न कर पाएँ आप सही तरीके से। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत लिमिटेड पढ़ें। आप जैसे लिमिटेड में क्या-क्या पढ़ सकते हैं आप, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आप लिमिटेड में क्या है मैं बता देता हूँ आपको। लिमिटेड में आप जो है प्रेमचंद, सूरदास, देव, बिहारी, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऋतुराज, मंगलेश डबराल, सुमित्रा ननद पंत, कबीर, सूर, ठीक है, इतने अगर आप कर लें तो आपके बहुत संभावनाएं हैं कि 80 से 90% आप जो है ये दोनों प्रश्न सही कर जाएंगे। समझ गए? मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रेमचंद, सूरदास, हालांकि ये लिखेंगे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बोर्ड में जो है जगह पर, तो आप अगर आपको ये स्ट्रेटेजी का पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आपके माध्यम आपके पास पहुंच सकता है। आप कृपया संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। प्रेमचंद, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेमचंद, सूरदास, देव, बिहारी, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऋतुराज, मंगलेश डबराल, सुमित्रा ननद पंत, कबीर दास और सूरदास, ठीक है। और पाठ्यक्रम में सभी पद्य और गद्य रचनाकारों की एक एक महत्वपूर्ण विषय, आप समझ रहे हैं, जैसे ये तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए जो बताए, लेकिन जो पाठ्यक्रम है ना आपका, जो सिलेबस है, उसमें सारे जितने और भी लिखे हुए हैं उनके कोई बहुत महत्वपूर्ण, जैसे प्रेमचंद का मैं ले लेता हूँ, प्रेमचंद का गबन गोदान है, ठीक है, तो सूरदास का जो भी रामचरितमानस ये सब वो है, आप इन सबको देख सकते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। और इसके भी आप जो है इसको भी आप प्रश्नों के तौर पे ही हल कर सकते हैं। आपके पास समय कम है, अगर समय ज्यादा है तो इनको आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं कि भाई ठीक है, इनकी क्या क्या महत्वपूर्ण विधाएं हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया। अब आप ये देखिएगा कि आपका कार्य ये है कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। आप ये घर आप जाएं, आप सिलेबस देखिए पहले, दूसरा आप आयोग का, लोक सेवा आयोग का, मैं एसएससी का फिर से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोक सेवा आयोग, क्योंकि अब आपका पेपर लोक सेवा आयोग करा रहा है, एसएससी नहीं करा रहा है फिलहाल के लिए। तो तब तक के लिए, और अभी भी जो आपका कैलेंडर जारी हुआ है वो लोक सेवा आयोग ने किया है। तो लोक सेवा आयोग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से चल रहे हैं, वो पर्यायवाची और विलोम शब्द को सबसे ज्यादा तवज्जो पे रख रहे हैं। दूसरे नंबर पे प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय बहुत, मैंने इसको दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है कि प्रत्यय उपसर्ग एक पन्ने में आप खत्म कर सकते हैं। 102 प्रश्न आपके पक्के हो गए, सर्वाधिक महत्व से कम महत्व की ओर, इसीलिए बोल रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आप संधि विच्छेद को रखो, 2 प्रश्न आपके बिल्कुल जो है आपको जो है बिल्कुल सही कर सकते हैं। और इसमें भी आप संधि विच्छेद में आप दीर्घ संधि पे ज्यादा ध्यान दें, है ना, दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, आप इस संधि पे ज्यादा ध्यान दें। बस आप इस संधि से ही बहुत ज्यादा जो है आपके चांसेस हैं कि आप प्रश्न दोनों सही कर जाएंगे, ठीक है। तो चौथे नंबर पे आप लोकोक्ति और मुहावरे के रखिए, 203 प्रश्न है।
क्योंकि हमारी जो ज़बानी वो हिंदी है और लोकोक्ति मुहावरे हमारे इन जनरल हमारे कल्चर में प्रयोग में आते रहते हैं। तो आप जो है आप कोशिश कीजिए कि जो है लोकोक्ति मुहावरे को आप फोकस में रखें। फिर आप संज्ञा सर्वनाम को कर सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम से एक-एक प्रश्न आ रहा है और एक-एक पन्ने में खत्म हो सकता है। फिर उसका शब्द और वाक्य, ये एक ऐसा एरिया है, यहाँ आपको थोड़ा-सा मेहनत करेंगे लेकिन आप प्रश्न बिल्कुल सही करके आएँगे। तो अगर आप पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत कम समय, 1 या 2 दिन बचे हैं, सिर्फ पर्यायवाची विलोम शब्द और शब्द रचना और वाक्य पढ़ के जाइए। आपके कम से कम 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से सही होने के पूरे चांसेस है। तो अभी आप देखिए कि हिंदी में इस प्रकार से आप 20 प्रश्नों में से अगर आप इस तरीके से पढ़ के जाएंगे तो 17 से 18 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पढ़िए और हिंदी में आपका जो है बिल्कुल अच्छा स्कोप है और आप जो है अच्छे नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आपको फोकस करना होगा उत्तराखंड पे। दूसरे नंबर पे आप उत्तराखंड स्पेशल को लीजिए और उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप सिर्फ प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट करने पर मत जाइए, क्योंकि अगर आप सिलेबस फिर से कंप्लीट करने गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप एमसीक्यूज करके गए तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, 50 से 60% चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, बशर्ते आपके पास बेसिक ज्ञान अगर है तो। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए जो एमसीक्यूज होते हैं, जब आप देखेंगे क्यों बनाते हैं, एमसीक्यूज का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें आपको कहीं पर भी एक सब्जेक्टिव मतलब जब आप लिखते हैं, सब्जेक्टिव मतलब जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग को अपने ऊपर जोर डालना पड़ता है कि उसको याद करना पड़ता है, चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है और फिर लिखना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि आपके पास जो है आपकी फोटोजेनिक मेमोरी यूज़ नहीं होती है, आपकी एक्टिव मेमोरी यूज़ होती है। अब ये देखिए एक अलग विषय, बायोलॉजी का विषय है। देयर आर 2 मेमोरीज, वन मेमोरी इज अ फोटोजेनिक मेमोरी, अनदर मेमोरी इज एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी से आप सब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब जो लिखने वाली चीज़ें हैं उसमें आपने देखा होगा, जब हम बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब हम लिखने को हमें बोला जाता है आप लिखिए इसके ऊपर, तो आप लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको अपनी एक्टिव मेमोरी के ऊपर फोकस करना पड़ता है। उसके दूसरा होता है फोटोजेनिक मेमोरी। और जो आपके प्रश्न जो इसमें होते हैं, एमसीक्यूज में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होते हैं, उसमें आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज होता है। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है। प्रीलिम्स अगर आपको क्लियर करना है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ये उनके लिए भी है जिनके पास समय ज़्यादा है, वो 2 या 3 महीने में अपना सिलेबस पूरा करें और मैक्सिमम क्वेश्चंस को करें। और अगर क्वेश्चंस भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहे हैं तो आप यहाँ आएँ और अपना जो टेस्ट सीरीज दें और अपने आप को जांचें।